प्रोग्राम लेट्स टॉक और मैं आपका मेज़बान अंजुम रिजवी। ख़वातीन हज़रात, ये प्रोग्राम लाइव आपकी खिदमत में पेश करता हूँ और कोशिश ये होती है कि वो तमाम सवालात जो मेरे जहन में होते हैं और वो सवालात जो आप मुझे इंटरनेट पे भेजते रहते हैं ईमेल्स पे, उनके जवाबात तलाश किए जाएँ। स्टूडियो में मोहतरम शख्सियात को भी बुलाते हैं। आपने मेरे प्रोग्राम में सियासतदानों को भी देखा है, दानिश्वरों को भी देखा है, माहिरीन कानून को भी देखा है, माहिरीन माशियात को भी। और कोशिश यही होती है कि वो तमाम सवालात जो जहनों में गर्दिश करते रहते हैं उनके जवाबात हमें मिलें। और अगर प्रोग्राम के ख़त्म होते होते तमाम सवालात के जवाबात ना भी मिलें या किसी नतीजे पे ना भी पहुँचें तो कम अज़ कम हमारी सोच के ज़ाविये जो हैं वो दुरुस्त समत की तरफ गामज़न रहें। पाकिस्तान में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है, मीडिया के मुख्तलिफ चैनल्स पे आप लम्हा ब लम्हा देखते भी हैं। इस्लामाबाद में जो हो रहा है, कभी इदारों का तसादुम की बात होती है, कभी हुकूमत के जाने की बात होती है, कभी वज़ीर आज़म पे तौहीन अदालत के मुकदमे की बात होती है, अखबारात के सफ़े भी स्याह होते हैं। लेकिन मेरे जहन में ये आता है कि ये सब कुछ आखिर हम यहाँ तक पहुँचे कैसे। एक 64-65 साल का सफ़र है। एक तहरीक जो थी पाकिस्तान की वो वजूद में आई, उसके बाद पाकिस्तान बना और उसके बाद आहिस्ता 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 आखिर हम यहाँ तक कैसे पहुँच गए। बुनियादी गलतियाँ कहाँ हुईं, हमने क्या अपनी गलतियों से सबक सीखा या हम अब तक उसी तरफ दौड़े चले जा रहे हैं। ये तमाम सवालात थे। तो मैंने आज अपने स्टूडियो में ज़हमत दी है, एक बहुत सीनियर एडवोकेट हैं, बहुत अच्छे तज़कियाकार हैं और वकील हैं, ख़ुद बहुत सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट के हैं, साहिब-उर-राय भी हैं, साहिब-उर-राय भी हैं, जनाब एडवोकेट हसन महमूद जाफ़री साहब को। अस्सलाम वालेकुम हसन महमूद जाफ़री साहब, और बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में तशरीफ़ लाने का। वाइफ का शुक्रिया कि उन्होंने इज़हार ख्याल का मौका दिया। शुक्रिया। बात मैं शुरू इसी नुक्ते से करना चाह रहा था कि कायद-ए-आज़म की क़यादत में एक तहरीक चली और बिलाशुबा उस वक्त अंग्रेज़ एक फ़ैक्टर था, हिंदू फ़ैक्टर था और भी कई मुखालिफिन थे। ख़ुद बर सग़ीर के जो मुसलमान अकाबरीन थे उनमें से बहुत से जो थे वो इस तहरीक के ख़िलाफ़ भी थे। लेकिन इन सब के बाद 1940 में लाहौर रेज़ोल्यूशन करारदाद पेश की गई। दूसरे दिन हिंदू प्रेस ने उसको करारदाद पाकिस्तान का नाम दे दिया और उसके बाद 7 साल में सन 47 में पाकिस्तान वजूद में आ गया। हिजरतें भी हुईं, एक नया मुल्क, नए ख्वाब, नया वलवला। गलती कहाँ हुई जो आज हम इस जगह पे बैठे हुए हैं। हमारा बायां बाजू जो है ईस्ट पाकिस्तान जिसे हम कहते थे वो बांग्लादेश बन चुका है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान का झंडा और कौमी तराना अक्सर स्कूलों में नहीं बजाया जा रहा है। सिंध की तरफ से भी कुछ नेशनलिस्ट की आवाज़ें आने लगती हैं। कहाँ हैं हम अभी और गलती कहाँ हुई है? अंजुम रिजवी साहब, में मसला ये है कि पाकिस्तान की जब मूवमेंट चली तो ये बड़ा एक अजीब सा अलमिया भी है कि मोहम्मद अली जिन्नाह साहब और लियाकत अली और दूसरे जो लीडर थे उनकी ज़्यादातर तकारीर और वो उस तरफ होती रहीं, यूपी और सीपी, वो उन इलाक़ों में इंडिया में जो पाकिस्तान में शामिल नहीं हैं और मुसलमान उधर काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद थे। उधर तो वो उनको वो करते रहे कि भाई पाकिस्तान जी बनाना है, मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुमलिकत का कहा गया, 2 कौमियतों का नज़रिया पेश किया गया, 2 कौमी नज़रिया पेश किया गया और वो सारी चीज़ें होती रही। यानी सबको इल्म है कि मतलब अब उसके अंदर जो पाकिस्तान में जो मौजूदा जो सूबों पे मुश्तमिल है, जो उसके जो जागीरदार और सरदार, वो नवाबीन, वो शामिल हो गए उस तहरीक में मुस्लिम लीग की, क्योंकि एक नई मुमलिकत वजूद में आ रही थी। तो उसमें उन्होंने सोचा कि भाई हम इक़्तिदार पे कब्जा करेंगे। तो एक तो ये चीज़ हुई कि यानी वो उसके ऊपर तहरीक पे जो कि पहले अवाम जिसमें शामिल थे, जो नारे लगाते थे कि पाकिस्तान बट के रहेगा, हिंदुस्तान लेके रहेंगे पाकिस्तान, तो उसमें शामिल हो गए मुराद याफ्ता तबका। दूसरी ये कि जो करारदाद है 1940 की जो कहा जाता है वो करारदाद नहीं है जिस पर पाकिस्तान आजकल मुश्तमिल है। उस करारदाद में तो ये कहा गया था कि
जो पाकिस्तान में जितने भी ये सूबों पे मुश्तमिल होगा, बांग्लादेश जिसको ईस्ट पाकिस्तान कहते हैं, मशरकी पाकिस्तान, सूबा सरहद जो पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान और सिंध वगैरह, ये पंजाब, इन पर मुश्तमिल एक फेडरेशन होगी जो अपने इलाकों में खुद मुख्तार होगी और उसको मिलाकर उन पे मुश्तमिल पाकिस्तान होगा। तो पहली बुनियादी गलती तो उन्होंने यही कर दी कि वन यूनिट बना दिया और उनको सूबों को तोड़ा गया। दूसरे ये कि अपर क्लास तबके को, जिसमें फौज के भी वो शामिल हो गए और उन्होंने हुकूमत के अंदर दखल अंदाजी शुरू कर दी। यानी कहते हैं, पता नहीं, कि कायदे आज़म जो थे गवर्नर जनरल थे और साथ में मुस्लिम लीग के सदर भी थे। तो किसी मीटिंग के अंदर कहते हैं कि मतलब जो अभी तक तो वो जराए कभी रिकॉर्ड में तो नहीं आ सके हैं, लेकिन जो भी मालूमात का जरिया है उनके मुताबिक कि वो उसमें बैठे थे उसमें मुस्लिम लीग की सदारत में, तो वो उसमें उन पर एतराज़ किया गया कि भैया आप तो गवर्नर जनरल हैं और सदारत नहीं कर सकते। इस तरह आपस में काफ़ी चपकलश हुई और वो अवामी बदकिस्मती ये हुई कि जिन्ना साहब 1 साल के बाद इंतकाल कर गए। जो अवामी मसाइल थे जिसके लिए कि हमें पाकिस्तान को वजूद मिलाया गया था, उन अवाम को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया। ज़मीनें जो बुनियादी चीज़ थी, जैसे कि इंडिया में हुआ, भारत में, कि ज़मीनों को नेशनलाइज कर लिया गया, यहाँ पाकिस्तान के अंदर वो जागीरदारी निज़ाम को बरकरार रखा गया। जी जी। तो उसका सबसे बड़ा नुकसान जमहूरी अमल को पहुंचा। जब वो एक जागीरदारी सिस्टम नहीं टूटा और वो का वही चीज रही। कुछ लोग ये कहते हैं कि कायदे आज़म की जो 11 अगस्त 1947 की वो मशहूर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की तकरीर, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि रियासत का अव्वलीन पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट काम है लॉ एंड ऑर्डर को नाफिज करना, और बल्कि वो शुरू इसी तरह से हुआ था कि यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क्स, यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स और चर्चेस, कि यानी हर आदमी को आज़ादी है, वो एक पाकिस्तानी शहरी है मगर मजहबी आज़ादी है। हुकूमत का काम जो है, रियासत का काम, वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, एंड रिलीजन विल नॉट बी द बिजनेस ऑफ द स्टेट। अब हम ये देखते हैं कि कायदे आज़म की रहलत के बाद जब लियाकत अली खान प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस वक्त करारदाद मकासिद, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमारे दाखिल हुआ। क्या हम ये समझ लें कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बाद थोड़ी सी डायरेक्शंस ख़राब हो गई? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने GM सैयद साहब की एक स्पीच पढ़ी है जो उन्होंने अर्ली 50s में ब्रसल्स में की। उस वक्त यूरोपियन यूनियन नहीं बनी थी, लेकिन यूरोपियन मुल्कों के नुमाइंदे थे, और वहाँ उनकी वो स्पीच है, उसमें उन्होंने एक जुमला ये कहा था कि ये जो आपने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमारी तरफ धकेला है, ये एक दिन आप पर बाउंस बैक कर जाएगा। तो डू यू थिंक कि वहाँ से कुछ ट्रैक चेंज हुआ था? नहीं, मैं आपसे बिल्कुल आपके ख्याल से मुत्तफिक हूँ कि ये ऐसा ही हुआ है। बिल्कुल जो है कि लियाकत अली साहब ने, उनको कायदे मिल्लत है, सब चीज़ें, लेकिन हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि उन पे ये कह दिया जाता है कि इस पर क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, उनको एक उतार का दर्जा दे दिया गया। हालांकि एक सियासतदान थे, उन पे हम तनकीद कर सकते हैं, गलत भी करते थे, वो सही काम भी करते थे। ये काम लियाकत अली साहब से बिल्कुल गलत हुआ कि उन्होंने करारदाद मकासिद यानी फंडामेंटल उसको बुनियाद परस्ती को रुझान दिया उसमें लाकर। इसके अगर ये करारदाद शामिल नहीं होती और लियाकत अली साहब जो थे ये उसको अगर उस पर अमल करते इन चीज़ों को और एक मुल्क को एक लिबरल फोर्स बनाते, कहीं नहीं कहा गया था कि ये एक मजहबी स्टेट होगी। मुसलमान होना अलग है, फलाही जिस तरह वेलफेयर का कहा था उन्होंने, इस्लामिक स्टेट का, जैसे अल्लामा इकबाल ने भी अल्लामा इकबाल वगैरह, ये शायरी में तो यही है, हमारे को तो यही पता था। अब वो शायरी भी गायब कर दी गई है, अल्लामा इकबाल साहब की वो शायरी भी गायब कर दी गई है और मजहबी शायरी को उनके आगे ले आया गया है। और जिन्ना साहब की भी जो स्पीचेस थी लिबरल हवाले से और अवाम की बालादस्ती और अवामी हुकूमत की
उससे वो भी कम कर दी गई हैं, और जो पाकिस्तान के सूबों को जो शिकायत रही है खुद मुख्तारी की, वो भी जिन्ना साहब ने जो कही थी वो भी पीछे धकेल दी गई हैं। और आगे सिर्फ ये बताया जाता है कि भाई जिन्ना साहब तो इसको एक इस्लामी रियासत बनाना चाहते थे, और यानी जो साबित हुआ कि वो सूबों के हुकूक ख़त्म कर दिए गए, बलूचिस्तान को बज़ोर ताकत शामिल किया गया। हाँ, वो तो अयूब खान का ज़माना, नौरोज़ खान का। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक पे जाते हैं जाफर साहब, ब्रेक के बाद आते हैं और इस गुफ्तगू को जारी रखते हैं। ख़वातीन हज़रात, एडवोकेट हसन महमूद जाफरी साहब से ये गुफ्तगू जारी है, कहीं जाइएगा मत। एक छोटा वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं लेट्स टॉक, मेरे साथ अंजुम रिजवी के साथ, और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर वकील एडवोकेट हाई कोर्ट जनाब एडवोकेट हसन महमूद जाफरी साहब। और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी उन तमाम अवामिल की कि जिनमें इस वक्त हम मुब्तला हैं, पाकिस्तानी कौम मुब्तला है, पाकिस्तान उसमें मुब्तला है। हम ज़रा रूट कॉजेज़ को पता करने की बात कर रहे हैं, मगर उससे पहले टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं नामवर सहाफ़ी, दानिशवर और कॉलम नवीस जनाब हुमायूं गौहर साहब इस्लामाबाद से। उनसे हम बात कर लेते हैं। हुमायूं गौहर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुमायूं गौहर साहब, इस्लामाबाद का इस वक्त मुझे ये तो पता है कि वहाँ सर्दी हो रही है मौसम में, लेकिन सरगर्मी इतनी है कि सुना है कई पेशानियों पे पसीना आ रहा है, कुछ कहेंगे? देखिए, बात यह है कि कल तक तो काफी गर्मी हो रही थी सियासी, जी जी, मगर कल फिर ठंड पड़ गई ना, क्योंकि कल तो बहुत लोग तो ये उम्मीद बांधे बैठे थे जी जी, कि वजीर आजम साहब की और कोर्ट की कुछ बदमज़गी हो जाएगी जी, और फिर वो वजीर आजम साहब जो है उनको शायद डिस्क्वालीफाई कर दें या कंटेम्प्ट में उनको चार्ज कर दें या कुछ, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता चले जाएंगे जी। तो इनकी तो अपनी ही गवर्नमेंट में, इनकी अपनी पार्टी में कहना चाहिए, मेरे ख्याल में कुछ 4 लोग तो वजीर आजम बनने के लिए तैयार बैठे हैं जी जी, और कुछ और लोग हैं जो समझते हैं हम केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, वो भी वहीं थे कोर्ट में सारे, जी जी, तो उनको भी बड़ी मायूसी हुई होगी। मगर कल वजीर आजम साहब ने बड़ा अच्छा हाथ खेला और बड़ा लॉजिकल हाथ खेला कि भाई ये जो आइन है इस पे मैंने हल्फ उठाया है, और उस हल्फ का एक हिस्सा ये है कि मैं इस आइन की बालादस्ती को बरकरार रखूंगा, और आइन में ये है कि सदर को इम्यूनिटी है जी, और अगर मैं फिर वो खत लिख दूं और उसकी इम्यूनिटी को रद्द कर दूं तो मैं एक तरीके से आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा हूं जी। आप तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि मैं ये करूं, और आपका जो असरार है कि मैं ये खत लिखूं, तो आपने भी तो इस आइन के ऊपर लिया हुआ है ना, हलफ उठाया हुआ है जज हजरात ने जी। तो अगर आप ये असरार करते हैं कि मैं आइन की खिलाफ वर्जी करूं, जी जी, एक तरीके से तो फिर आप भी उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तो ये वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो ऑल साइड्स पे हो जाएगी। तो जब उसको इम्यूनिटी है तो आप मैंने ये बहस जरूर सुनी है एक साहब से जो अपने आप को वकील कहते हैं कि उनसे मुशर्रफ साहब को तो कोई नहीं थी इम्यूनिटी, मगर क्योंकि वो इलीगल प्रेसिडेंट थे। अच्छा, मगर बात यह है कि वो इलीगल जो थे उनको तो इसी सुप्रीम कोर्ट ने लेजिटिमाइज किया था ना, जी हाँ, 2000 में अपनी जजमेंट देके, जी हाँ, तो फिर आप उसको इलीगल तो नहीं कह सकते, नहीं तो फिर आप ये कह दे कि इस सुप्रीम कोर्ट ने भी, और उस सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजेस इसमें हैं, जी, तो फिर आप लोगों ने आपने उस वक्त आइन की तब भी खिलाफ वर्जी की थी। तो देखिए, हम लोगों को फैसला करना है कि भाई क्या गलत है और क्या सही है, सिंपल बात है, ये इस्लाम में बड़ा इंपॉर्टेंट असूल है कि गलत और सही में आप फर्क कर सके, जैसे हजरत रूम ने भी कहा था सही, कि केकड़ के पेड़ में और लूट के पेड़ में जरा फर्क तो करना सीखो, नहीं तो नहीं कर सकते। जो लोग सही और गलत में नहीं कर सकते ना फैसला, वो एक कौम के जवाल की निशानी है, और हमारे पढ़े लिखे लोग नहीं कर सकते। जैसे आप ले लें पीसीओ को, कि 2007 का पीसीओ गलत था, इलीगल था, गैर कानूनी था, गैर आईनी था, जी,